अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। गुज़िश्ता से पैवस्ता नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको सलीम फारूकी साहब के डिसअपीयर होने के बारे में डिटेल से बताया था, आज मैं फर्दर आपको ये बताऊंगा कि फर्दर फिर उसके बाद क्या हुआ। फर्दर ये हुआ नाज़रीन कि जब ये वहाँ राजा यूसुफ बीद के घर से निकले, इन्होंने जो 7 रात को लोग थे, जो जिनमें MM इजाज उस वक्त के प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम जो कि किसी और सेक्शन में थे, भाई के उसमें नहीं थे, वो राजा फरत की कहने पे वो भी दावत में शामिल था। DSP जावेद असलम सलीम फारूकी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको सिंध पुलिस के उनको भी बुलवाया गया था, वो भी आए थे। उनको जब रब्ता किया इन्होंने टेलीफोन पे, तो उन्होंने ये बताया कि साहब रात को तकरीबन 1-1:15 बजे खाना जब हम खा चुके और शेर मोहम्मद ड्राइवर फारूकी साहब की सरकारी जीप टोयोटा लैंड क्रूजर की चाबी दे के चला गया। उसके बाद हम भी उठे, हमने फारूकी साहब से कहा दिया उठते हैं, तो फारूकी साहब ने भी शूज़ पहने और चलने जब लगे उसके बेडरूम से, तो इसमें राजा फरत ने कहा कि साहब बात ये फारूकी साहब, मुझे कुछ आपसे ऑफिस के मामले में कुछ आधे घंटे के लिए बातें करनी, मुझे आधा घंटा आप दें, इन लोगों को जाने तो उसके आधे घंटे के बाद आप चले जाए। फारूकी साहब ने कहा जी ठीक है, मैं फिर रुक जाता हूँ, यार तुम लोग चले जाओ। तो ये सब लोग जावेद असलम, MM इजाज और राजा यूसुफ अभी चले गए। अब उस घर में सलीम फारूकी साहब थे, राजा फरत था, उसका नौकर था, और एक इनका रिश्तेदार एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो सब था, राजा अयूब, राजा फरत का, वो भी मौजूद था। वो नीचे था, नौकर के साथ बैठा हुआ था, और ये दोनों सलीम फारूकी साहब और राजा फरत कमरे में थे। कह रहा जी हम इनको छोड़ के आ गए। अच्छा, जब ये बात चली तो मोहम्मद अली नियाजी जो सिंध पुलिस के बड़े नामी ग्रामी इंस्पेक्टर थे उस वक्त के, वो भी साथ थे ढूंढने वालों में, सुबह से वो भी परेशान थे, सलीम फारूकी साहब के बड़े अच्छे दोस्तों में से थे। खैर वो उनसे ये बात सुन के तो मोहम्मद अली साहब अपने घर चले गए, बाकी ये लोग फिर दूसरे दीगर दोस्त जो थे वो हमारे घर आ गए। वहाँ बैठे थे हम, रात में सारी रात बैठे रहे। दूसरे दोस्त यार ये नींद कहाँ आती है ऐसी सिचुएशन में। तो सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब घर के नंबर पर बेल बजती है। पता ये चलता है कि जी डिफेंस थाना कराची से ASI का फोन आता है, और ASI ये कहता है कि साहब ये एक सरकारी टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी है जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का GP नंबर 3986 है। ये डिफेंस में किसी बंगले के सामने खड़ी थी, और इसको जब चेक किया गया, सर्च की गई, इसकी शीशों को झांका गया, तो अंदर एक डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी को जब हमने सर्च की तो इसके डेड बॉडी के वॉलेट से सलीम फारूकी साहब के नाम का कार्ड मिला है और टेलीफोन नंबर घर का था, तो इस वजह से हमने ये किया। और अब हम आला अफसरान को बताने के बाद इस डेड बॉडी को लेके जिना हॉस्पिटल कराची में पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, तो आप वहीं पे तशरीफ़ ले आए। साहब ये खबर क्या थी, ये तो एक आइटम बम से भी ज़्यादा हमारे लिए वो थी। इस सिचुएशन को मैं इस बयान करने से कासिर हूँ। दोबारा ये कहराम था, दुनिया हमारी वो हो गई थी। वालदा साहबा बिल्कुल खुश हो चुकी थी, जो उनसे सलीम फारूकी साहब से बेपनाह प्यार करती थी। बहरहाल उनको संभालना एक अलग था। बहरहाल मैं भी भागा वहाँ से, छोटा भाई भी। अब हमें कोई होश नहीं था, सीधे जना हॉस्पिटल पहुँचे। जब जाते ही मैंने भाई की डेड बॉडी देखी, मैं तो खैर अपने होश में नहीं था। फिर बाद में उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे के आधे घंटे के बाद मुझे इस हालत में लाया, अपने सेंसेस में दोबारा आया। तो देखा मैंने जब ये कि जी वो एक बुलेट का निशान जो है, बुलेट यहाँ उनकी ऊँट के ऊपर जख्म का निशान था, ये मुंह के ऊपर, जिससे महसूस हो रहा था कोई बुलेट वगैरह जो है वो उनको लगी है, कोई पिस्टल का या किसी गोली का वो है। खैर उनको जना हॉस्पिटल वाले ले गए अंदर पोस्टमार्टम रूम में। बेपना पब्लिक आ चुकी थी, तो उनको फिर पुलिस को भी बुलवाना पड़ा ताकि वो पोस्टमार्टम रूम को खाली करवाए, क्योंकि भाई की मरहूम की बेपना लोगों से मोहब्बत थी, लोग दिल की गहराइयों से उससे प्यार करते थे। हज़ारों के हिसाब से तकरीबन 1-1.5 घंटे में लोग वहाँ जना हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। साहब पोस्टमार्टम जब शुरू हुआ तो पोस्टमार्टम तकरीबन 4 घंटे रहा। उसकी रीज़न ये थी कि पता नहीं चल रहा था कि मुंह में गोली जाने के बाद गोली अंदर बॉडी में कहीं तलाश नहीं। उन्होंने पूरी सर्च की। बकौल वो उस वक्त जो हमारे अरशद शाह साहब थे, भाई के मरहूम के दोस्त, जो 20 कराची वाले, वो भी अंदर मौजूद थे। एक मेरे दूसरे दोस्त जो मेरे कोलीग भी थे जना हॉस्पिटल में, पहले डॉक्टर थे, बाद में कस्टम उन्होंने ज्वाइन किया, वो भी अंदर मौजूद थे। पता ये चला कि जी 4 घंटे के बाद गोली, एक बुलेट जो है किसी पिस्टल का वो चला है, वो 9mm का लग रहा था पिस्टल, वो यहाँ से चली है बुलेट और जाके अंदर बाजू में यहाँ पे इस जगह पे जाके वो रुक गई है बुलेट।
जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम जो कर रहे थे उन्होंने वो बुलेट निकाल के उसको सील करके डिफेंस थाने पुलिस की कस्टडी में दे दी अंडर प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने कहा जी हम 1-2 दिन में देते हैं, तो आप ये डेड बॉडी तो फिलहाल ले जाइए, सर्टिफिकेट लेंगे। खैर डेड बॉडी लेके हम चलने लगे। और मीनवाइल जो है, जब ये सारी सिचुएशन का मोहम्मद अली नियाज़ी जो उस वक्त के CIA सेंटर कराची सदर के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने सीधे अपने लेवल पे जाके सीधे पहुंचे हैं अबू बकर जो इनका मुलाजिम था, जो रात को आखिरी वक्त देखा गया कि उनके घर में था। सीधे उसके घर पहुंचे, उसका नोक वोक दरवाज़ा किया। वो भी सरकारी केमाड़ी कराची के सिपाहियों के क्वार्टरों में रहता था, वो अंदर से नहीं निकला। खैर मोहम्मद अली नियाज़ी 6.25 फुट के मियाँ वाली के वो इंस्पेक्टर थे, अल्लाह तो गरीक रहमत कर, अभी उनका भी इंतकाल हुआ। वो उसके घर कूद गया, कूद के उसको उठा के ले आया और अपनी प्राइवेट गाड़ी में उन्होंने डाला और डाल के सीधे CIA सेंटर कराची ले आए। वहाँ उसको काफ़ी वो किया गया। इधर पीछे ये भी थी कि भाई की तदफीन का इशू था उसको। खैर वो CIA सेंटर में अपनी लॉकअप में बंद करके वो सीधे आ गए तदफीन के लिए। तदफीन उनकी हुई असर की नमाज के वक्त, नमाज जनाज़ हुई रहमानिया मस्जिद तारिक रोड में, और वहीं साथ मुझसे कब्रिस्तान है, सोसाइटी कब्रिस्तान, वहाँ अरेंजमेंट किया हुआ था उनकी तदफीन का। खैर जब वहाँ पे लेके गए, नमाज जनाजा हुई, हज़ारों की तादाद में लोग थे, क्योंकि बेपनाह लोग प्यार करते थे। ट्रैफिक भी काफ़ी जाम हुई, बड़ा मसले मसाइल चल रहे थे। और जब कब्रिस्तान में गए तो वहाँ पे पता चला जी कि डिफेंस पुलिस के कुछ लोग आए और वो शेर मोहम्मद को, हमें नहीं मालूम, वो बाहर से ही लेके उसको डिफेंस थाने चले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। शेर मोहम्मद भाई का मरहूम का खास और ख़ास 20 साल पुराना सरकारी सिपाही था, बच्चों से भी ज़्यादा, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, उस पर ट्रस्ट करते थे। कुछ लोगों को, हमें तो खैर होश नहीं था, हम तो तदफीन में लगे थे। जो हमारे कस्टम के कुछ दोस्त थे, मरहूम के भाई के दोस्त थे, और दीगर दोस्त थे जो पुलिस के या दीगर जो भी थे, क्योंकि हज़ारों के लोग मजमा था, पूरी कस्टम डिपार्टमेंट, सीनियर ऑफिसर्स और बाकी जितनी एजेंसियाँ थी उन सब के साथ उनके अच्छे ताल्लुक आते। वो लोग, कुछ लोग वहाँ से भागे और भाग के वो डिफेंस थाने में गए। अच्छा, मीनवाइल जो है ये अबू बकर जो था, इसको CIA सेंटर से मोहम्मद अली नियाज़ी साहब ने, जो इंस्पेक्टर पुलिस CIA सेंटर थे, इन्होंने डिफेंस पुलिस थाने के SHO इमरान असलम के हवाले कर दिया। जब वहाँ पहुंचे उन्होंने बोला जी शेर मोहम्मद को हमने रख लिया है, इसको हम रात को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो उसमें बड़े समझदार किस्म के कस्टम के कुछ लोग, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अमान में रखे और लंबी उम्र दे। उन्होंने कहा भाई बात ये है कि जो रात को वकुआ पे मौजूद था, सब लोग बोल रहे हैं उसको तो आपने साइड में बिठाया, इसको आप करो ना, शेर मोहम्मद को कहाँ किए, उसके घर वालों को पता चलेगा, ये तो बड़ा इशू हो जाएगा। खैर SHO की समझ में बात आई। उसने जब उसके सामने, उन लोगों के सामने इसको इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने भी उसकी मदद की, इंटेरोगेट किया, तो पता चला जी उसने सब उगल दिया। उसने कहा साहब बात ये है कि सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। घर में मैं और ASF का जो रिश्तेदार इनका राजा अयूब आया हुआ था, वो हम थे नीचे, सलीम फारूकी साहब और राजा फरद ऊपर थे। तो राजा फरद की और सलीम फारूकी साहब की ऊपर बड़ी जोर शोर से लड़ाई की आवाज़ें आ गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि जी पिस्टल की एक गोली चली, एक गोली के बाद 5 गोलियां और चली कुछ वक्फे के बाद। तो मैंने राजा अयूब से कहा कि चलो यार ऊपर चल के देखते हैं। उसने बोला यार ये उनका इशू है, ये बड़े लोग हैं, तो मैं तो निकल रहा हूँ। वो वहाँ से अपने घर चला गया, मैं वहीं मौजूद रहा। तो उसके बाद जो है ये नीचे उतरा है राजा फरत। मैंने कहा जी कि क्या हुआ, तो बोला यार वो गोली चल गई है। तो और अब ये है कि मैंने कहा जी इसको फिर पुलिस को जाके मैं बताता हूँ। ये चंद कदम के फासले पे जैक्सन थाना और डॉग्स थाना है। जैक्सन थाना केमाड़ी का इलाका है, तो इसको मैं जाके बताता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बोला नहीं पुलिस को नहीं बताना। कहता मैंने कहा जी इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बोला नहीं हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना, अभी रुक जा। कह रहा है 1.5-2 घंटे हम रुके रहे, और उसके बाद जो है फरत ने और मैंने ऊपर जाके, सलीम फारूकी साहब की 1.5-2 घंटे के बाद डेथ हो चुकी थी। इसको PIA की एक कंबल टाइप की चादर थी, उसमें इनकी डेड बॉडी को डाला, दोनों तरफ से हमने उठाया और उठा के हम इसको लेके सलीम फारूकी साहब की टोयोटा लैंड क्रूजर सरकारी जी, पीछे से उसका गेट खोला, उसकी सीटों को फोल्ड करके वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को रख दिया। क्योंकि वो भी तकरीबन 5 फुट 11 इंच सलीम फारूकी साहब का कद था, वजन भी वो था अच्छे खासे। तो उनको वहाँ पे रखा, गाड़ी को बंद किया। तो राजा फरत ने इसको स्टार्ट किया गाड़ी को, और लेके फजर से थोड़ा पहले, फजर के आसपास वो निकल गया, और तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर वो आया। जब ये स्टेटमेंट उसका दिया गया तो मीनवाइल तदफीन भी हो चुकी थी। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, बताया, किसी ने मैसेज दिया दूसरे फ़ोन पे। मेरा फ़ोन तो खैर उस वक्त मोबाइल मेरे पास नहीं था।
तो उस पे फिर मैं वहाँ से कब्रिस्तान से सीधा चला गया दूसरे साथियों के साथ डिफेंस पुलिस स्टेशन। डिफेंस पुलिस स्टेशन की पूरी मोबाइलें और लेके हम पहुँचे राजा फरद के घर पे। पता ये चला जी उसको निशानदेही पे सबसे पहले तो गटर का नीचे घर के अंदर ये गटर लाइन थी, तो गटर का ढक्कन था, तो उसको खोला गया तो उसमें जो पूर्ण आलूद कपड़े थे राजा फरद के, जो उसने ये मर्डर करने के बाद वो पूर्ण आलूद कपड़े उनको जलाने की कोशिश की, वो नहीं जले। फिर उसको उसमें गटर में डाला गया, गटर में भी वो पड़े रहे। उसके बाद ये कमरे में जब गए तो कमरे में देखा कि जी वो नीचे पूरा कमरा कारपेटेड है, कारपेट पे ब्लड के निशान थे। उसको धोने की काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी वो ब्लड काफ़ी था, तो वहाँ पे वो मौजूद। 5 बुलेट के जो होल है वो पुलिस ने वो कारपेट जो है वो उसको काट के उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। साथ ही 5 जो है वहाँ पे दीवार पे बुलेट्स जो है उसके होल लगे हुए थे, बुलेट्स लगी हुई थी दीवार पे चलने की, यानी कि 5 गोलियां उसने और मारी। एक तो मुंह में मार दी उसने, 5 गोलियां उसने उससे पहले मर्डर करने से या उसके बाद या हाथापाई हुई होगी, क्योंकि वो भी काफ़ी जानदार थे सलीम फारूकी साहब। तो वो खैर 5 गोलियां वहाँ पे थी दीवार पे। उन्होंने वो भी वहाँ से सिक्के 5 के 5 बरामद किए। मकतूल सलीम फारूकी साहब के जो शूज़ थे वो भी अंदर ही पड़े हुए थे कारपेट पे, वो भी उन्होंने उठाए। इन सारी चीज़ों को सील करके वहाँ पे अंदर प्रॉपर रिकवरी मीमो मुशीरों के साइन करके वहाँ से चल निकले। अच्छा साहब, जब इनको सील वगैरह तमाम चीज़ों को कर लिया और पुलिस वाले फिर निकल गए, हम अपने घर आ गए, तो उसके बाद फिर जाहिर है कस्टम के जो सीनियर ऑफिसर थे वो भी पूरी सिंध गवर्नमेंट को, सिंध पुलिस के सीनियर ऑफिसर के साथ मुकम्मल राब्ते में कि इतना बड़ा सानिया हो गया। और ये साथ ही वो जो उस वक्त इतना सोशल मीडिया इतना तेज़ नहीं था और ये टीवी वगैरह ये चैनल नहीं थे उस वक्त, सिर्फ अखबारें थी। तो उम्मत अखबार ने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी अखबारों में, तो उसके बाद दीगर अखबारों ने भी दिया और बड़ा मतलब हाई प्रोफाइल कराची का ये केस था उस वक्त 2001 में 27 अप्रैल से फिर जो अखबारें बिकनी शुरू हुई हैं मार्केट में, अमूमन शार्ट भी जाती थी। तो पता चला दी कि DHA डिफेंस वालों ने जब ये सारी तहकीकात की उसके बाद उन्होंने कहा साहब ये ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, हमारा हुआ ये है कि ये इसने मर्डर करने के बाद डेड बॉडी डाल के सरकारी जीप में ये किसी घर पे इसने जुमे के दिन 26 तारीख को ड्रॉप कर दिया सुबह फजर से पहले। घर के सामने जब किया तो वहाँ जो साहब थे उस घर वाले वो निकले सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए, देखा कि एक सरकारी जीप जो है वो खड़ी हुई है टोयोटा लैंड क्रूजर, और वो देखा उसने बोला किसी एजेंसी की होगी, क्योंकि सरकारी जीप थी, ऊपर वायरलेस सेट भी लगे हुए थे, उसके एंटीना भी लगे हुए थे, ऊपर नीली बत्ती भी थी, उसकी गवर्नमेंट का नंबर था। उमूमन पुलिस के पास या सरकारी एजेंसीज के अलावा प्राइवेट लोगों के पास नहीं थी। वो खैर उसको नेगलेक्ट करके चला गया। शाम में आया देखा उसने फिर खड़ी हुई। अगले दिन वो आया सुबह फिर निकला ऑफिस जाने के लिए, नमाज के लिए, बकौल उनके उस बंदे के जो वहाँ रहता था बंगले में डिफेंस फेज 2 कराची में। तो गाड़ी फिर खड़ी हुई। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला जी ये कल से गाड़ी खड़ी है। हमने कहा किसी एजेंसी के किसी सरकारी ऑफिसर की गाड़ी है, मुमकिन है किसी इन्फॉर्मेशन में कुछ हो, तो हम तो कल से इसको देख रहे हैं, 4-6 दफ़ा हमने देखा है यहाँ से, तो इस वजह से हमने इसको नहीं चेक किया। जब देखा उसको तो उसमें ये डेड बॉडी मिली सलीम फारूकी साहब। अच्छा, अब ये कि इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन का इशू डाला तो जावेद असलम जो DSP थे वो भी मौजूद थे, SHO डिफेंस जो है इमरान असलम, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और एविडेंस कलेक्ट करने की। गाड़ी भी उन्होंने अपनी कस्टडी में ले ली। गाड़ी के अंदर जो ब्लड था वो भी, जो पायदान और वो दीगर चीज़ों पे वो नीचे रखे हुए थे कपड़े वगैरह, उस पर जो लगा हुआ था वो भी अपनी कस्टडी में खैर वो ले लिया। घर में जब ये गए थे उस वक्त राजा फरद के, तो वहाँ पे 2 9mm पिस्टल और बमा लाइसेंस जो बनाम राजा फरद थे वो भी इन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिए थे डिफेंस पुलिस ने दीगर चीज़ों के साथ, उनको भी सील कर लिया, रख लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये ज्यूरिसडिक्शन जो है ये बनता है केमाड़ी का, क्योंकि वो हुआ केमाड़ी पे हुआ, केमाड़ी हम इस केस को ट्रांसफर करते हैं। खैर वो SSP जो भी उस वक्त के थे डिफेंस के, उन्होंने रिटर्न लेटर लिखा और वो केमाड़ी उन्होंने भेज दिया। हम केमाड़ी थाने में फिर गए जैक्सन थाने में, तो जैक्सन वालों ने की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि मेरे तो उस वक्त बिल्कुल हालत ख़राब थी। मुझे तो ये था कि बस अभी जो है कुछ ना कुछ जो भी जिस शख्स ने ये किया उसको कैफे किरदार तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाना है, ये मैंने अज़म कर लिया था।
जैक्सन वालों की जब मैंने परफॉर्मेंस देखी, पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन अफसर की, दीगर की, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर वो जानने वाले कोई थे साहब हमारे, उनके वो उस वक्त के तारिक जमीन DIG ऑपरेशन जो एक ही होते थे पूरे कराची के, उनसे एप्लीकेशन लेके उनके पास गया कि जी, उन्होंने उनको कहा कि जी इसको CIA सेंटर कराची में मुंतकिल कर दें। उन्होंने खैर बात मानी, उन्होंने उसकी परमिशन दे दी कि जी इस केस को पूरे के पूरे को CIA सेंटर कराची में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। CA सेंटर कराची में फिर मैं वो एप्लीकेशन लेके उन्होंने मार कर दी उस वक्त के SSP CIA कराची मंजूर मुगल साहब को, जिनका अभी कुछ दिन पहले उनका भी इंतकाल हो गया, ना उनकी मफ़रत करे। उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि आप ये हमें बताओ हम किसको ये इन्वेस्टिगेशन दें। मैंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन आप उस ऑफिसर को दो जो ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो और बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, जो किसी किस्म की भी प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि मुलजिम का ताल्लुक जेलम से और प्रेशर इसमें ठीक ठाक आएगा। उन्होंने कहा जी इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने उस वक्त के मलिक रब नवाज साहब DSP और मैं उनको खुश रखे, उनको मार की। उनके पास मैं फिर वो एप्लीकेशन लेके गया, उन्होंने भी यही बात की, उनको भी मैंने यही जवाब दिया कि जी ऐसे IO को दे। उन्होंने उस वक्त के बड़े सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब इंस्पेक्टर हमीदुल्लाह मेमन साहब को वो इन्वेस्टिगेशन दी। तो हमीदुल्लाह मेमन साहब ने फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जब उनको नॉमिनेट हुई तो वो लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने कलेक्ट किए डिफेंस अपना जैक्सन थाना केमाड़ी से। पूरी फाइल उन्होंने ली, जितने वो साथ उनके पास थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एविडेंसेस, जैसे भाई के शूज़, राजा फरत के 2 9mm पिस्टल, 2 उनके लाइसेंस, 5 बुलेट जो वहाँ से बरामद हुई उसके राजा फरत के बेडरूम के दीवारों से जहाँ पे हुआ था। उसके अलावा पोस्टमार्टम जो करने वाले लोग थे, उन्होंने जो जिस्म से बॉडी से सिक्का रिकवर किया था, वो सारी चीज़ें लेके अपने पास रखी और उनको सील करके, क्योंकि मैं डेली का डेली शाम में ऑफिस से फारिग होने के पास उनके पास जाता था, वो उन्होंने सारी चीज़ें यानी कि 2 9mm पिस्टल, राजा फरत के बेडरूम का कारपेट जिसपे खून आलूद था, गाड़ी के अंदर जो कारपेट था उसका खून वो लेके, और 5 बुलेट जो दीवारों पे लगे थे उनके होल वो, प्लस जो बॉडी से सिक्का बरामद हुआ था वो, ये सारी चीज़ें उन्होंने FSL लेबॉर्ट्री सिंध पुलिस गार्डन कराची में भेज दी फॉर लैब टेस्ट। और जनाब मफरूर हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा, अखबारों में भी आ रहा है, बड़ा वो चल रहा है, पुलिस भी छापे कराची में मारे, उसका खैर कुछ अता पता नहीं है। पता ये चला जी उस दिन नेक्स्ट डे जिस दिन वो राजा यूसुफ हबीब के घर पे था, अपने घर जाने की बजाय उसके घर रात को रहा, सुबह राजा यूसुफ हबीब ने उसको 7 बजे की फ़्लाइट से, यानी कि जैसे ही ये डेड बॉडी की खबरें मार्केट में आई, उसने उसको 7 बजे की इस्लामाबाद की फ़्लाइट से मफरूर करवा दिया। और जब से वो मफरूर था और उसकी सरकारी गाड़ी यहाँ पे जमा करवाई कस्टम एंटी स्मगलिंग के ऑफिस में। जनाब हमीदुल्लाह मेमन साहब जो है उन्होंने फिर वो बड़े मंजे हुए इंस्पेक्टर पुलिस से CIA की इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी करनी जानते थे, तो मैं डेली का डेली उनके पास जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके साथ काफ़ी मेरी वो फ्रेंडशिप भी हो गई, बड़े अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने फिर इसकी दिलजमी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मैंने उनको ये बता दिया, हमीदुल्लाह मेमन साहब जिस स्टेज पे आप ये समझिए प्रेशर बहुत ठीक ठाक आपके पास आएगा, मुझे जस्ट एक बता दीजिए, इंडिकेशन दे दीजिएगा, बाकी फिर मैं जानूँ मेरा काम। उन्होंने बोला जी ठीक है। डेली में शाम में ऑफिस से 5-6 बजे के बाद फारिग होने के बाद मैं उनके पास आता था, रात 10-11 बजे तक उनके पास बैठता था। डेली का मेरा ये रूटीन था। तो बेचारे भी इसी केस पे भरपूर तरीके से लगे हुए थे, क्योंकि पीछे हायर लेवल से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, डिपार्टमेंट के लोग भी, बाकी हम भी जो हमारी छोटी मोटी सिफारिशें थी वो भी हम मुकम्मल इस्तेमाल की हुई थी। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और मुलजिम जो है वो मुकम्मल मफरूर था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जनाब जब ये FSL में रिपोर्टें भेज दी, उसके कोई 1-1.5 महीने के बाद रिपोर्ट्स वहाँ से आई, उसमें ये पता चला कि साहब जो बॉडी सलीम फारूकी साहब मरहूम की बॉडी से निकली है, जो बुलेट उनकी बॉडी से निकला है, और जो 5 बुलेट राजा फरत के घर से दीवारों से वो मिले हैं, ये 9mm पिस्टल नंबर 700 जो के लाइसेंस याफ्ता है राजा फरत का, उससे ये चले। मजीद जो कारपेट भेजे गए वहाँ पे, वो कारपेट जो राजा फरत के कमरे से भेजा गया है वो भी इंसानी खून का नमूनों के उसमें टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए, यानी कि वो इंसानी खून का बुलेट था। प्लस जो उसके गटर से कपड़े मिले हैं वो भी इंसानी खून के ही थे। अच्छा, मीनवाइल हमीदुल्लाह मेमन साहब ने ये काम किया कि उसका जो नौकर था
अबू बकर वो इनकी सीआईए की कस्टडी में था, क्योंकि डिफेंस वालों ने सीआईए सेंटर कराची की कस्टडी में दे दिया था फाइल के साथ। उसका इन्होंने 164 का मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरा ताज़ा बयान करवा दिया कि जी इस तरह जो उसने कहा कि जी मैंने और इसने डेड बॉडी उतारी और इस तरह कपड़े और ये वो सारी चीज़ें वो है। 164 का बयान हो गए। अबू बकर को जेल कस्टडी कर दिया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इंटरम चलान जब पेश किया तो उन्होंने 302 का डायरेक्ट मुलजिम ठहराया राजा फरद को। सहूलत का राजा यूसुफ हबीब को ठहराया, उसको भी उसके साथ केस में नहीं किया। और ये जो था अबू बकर नौकर, इसको भी उसमें डाला। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची वेस्ट की अदालत में ये केस जमा करवा दिया गया। उस वक्त वहाँ पे जज थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची वेस्ट मोहतरमा कैसर इकबाल साहबा। वो भी बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो जज थी। उन्होंने केस चलाना शुरू किया। इस केस में जनाब तकरीबन कोई 46 के करीब एविडेंसेस थे, यानी कि विटनेसेस थे, और बाकी कोई आई विटनेस डायरेक्ट इसमें नहीं था। जनाब ये केस चलना शुरू हुआ। मुलजिम राजा फरद जो है वो मुकम्मल मफरूर था। हमने भी मुख्तलिफ जगहों पे वो पता करवाया, बड़ा नहीं उसका कुछ राइट लेफ्ट पता चल रहा था। नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मेरा बकिया प्रोग्राम एपिसोड नंबर 3 जो कि लास्ट एंड फाइनल होगा, जिसमें तमाम चीज़ें मज़ीद मैं आपको इस केस से रिलेटेड और बताऊँगा, और इंशाल्लाह आपको उसमें अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ इस किस्म का कोर्स वगैरह का अगर कोई मैटर हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, क्योंकि इस केस को शुरू से लेके एंड तक मैंने ही फेस किया। तकरीबन मैंने ही इसको सारा हेड किया अपने ख़ानदान की और घर वालों की तरफ से। तो इस वजह से मैं आपके साथ मुकम्मल वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़े तो किन किन चीज़ों को आपने मोहतात अंदाजे में अपने मलूज़ खातर रखना है, किन किन चीज़ों से दूर रहना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में बताऊँगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में कीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।